हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूक्ली के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, देखो अपन ने पढ़ा था कि न्यूक्ली के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे अपना मास नंबर इंक्रीज होगा, मास नंबर के इंक्रीज होने के साथ जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो न्यूक्ली का साइज़ भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है कि जो न्यूक्ली का साइज़ है वो मास नंबर पे डिपेंड करता है। न्यूक्ली का साइज़ मतलब हो गया उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं न्यूक्ली के वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम स्फेरिकल होगा, शेप उसका जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू, दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। जैसे जैसे अपना मास नंबर है वो इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसका साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये अपना कांस्टेंट है दोनों, दैट मीन्स आर क्यू मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। ठीक है, यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपने पास आता है विच इज आर नॉट। तो आर जो है दैट इज इक्वल टू आर नॉट, ये अपना आर इक्वल टू हो जाएगा a⁻1/3। ठीक है, और यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा अपना आर नॉट। सो आर विल बी इक्वल टू व्हाट, द रेडियस ऑफ द न्यूक्ली कैन बी गिवन एज आर नॉट a⁻1/3। ठीक है, जहाँ पे आर नॉट जो है कांस्टेंट है जिसको एम्पेरिकल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2 × 10⁻⁻15। ठीक है, कांस्टेंट है, एम्पेरिकल कांस्टेंट जिसको बोल रहे हैं अपन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी एक अपने पास एलिमेंट है ना, न्यूक्ली है, उसका रेडियस r1 है, दूसरे का r2 है, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू a1/a2 पावर 1/3। ये कोई भी दो न्यूक्ली के साइजेस का रिलेशन अपन मास नंबर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपन ने आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन तो डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। ये आइंस्टीन ने बोलता था कि भाई मास और एनर्जी दोनों रिलेटेड होती हैं, है ना, और उनको रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू mc²। तो ये बोलता था कि भाई एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट कर सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो अपना मास है उसकी यूनिट जो थी वो थी AMU, स्मॉल मास की यूनिट, है ना, और जो एनर्जी की यूनिट अपन ने निकाली थी दैट वाज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई AMU एटॉमिक मास यूनिट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों रिलेटेड होने चाहिए इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपन को पता है कि भाई आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या कहता है। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन कहता है कि भाई E इक्वल टू है mc², है ना। m इज 1 AMU। मास को अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूं, 1 AMU की क्या वैल्यू थी, 1.67 × 10⁻27 kg, and the value of c, velocity of light, is 3 × 10⁸। तो जो E की वैल्यू है दैट विल बी व्हाट, m 1.67 × 10⁻27 है ना, और इंटू क्या हो जाएगा 9 × 10⁻16 c² है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, E की वैल्यू आ जाएगी 1.49 × 10⁻10। अब यहाँ से जो मेरे पास एनर्जी आई है जूल में आई। ठीक है, इस जूल को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 1.6 × 10⁻13 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरे पास एनर्जी आती है ऑलमोस्ट E इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अपन यूज़ करते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स 1 AMU जो मास है उससे जो एनर्जी जनरेट होगी, अगर वो कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, कितनी एनर्जी जनरेट होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशनशिप, उसके थ्रू जो अपन ने मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया, इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन न्यूक्ली।
देखो क्या होता है मास डिफेक्ट। देखो अब मैंने ये बताया था कि भाई जो स्मॉल मासेस हैं उनको अपन मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अपन को पता है कि भाई न्यूक्लियन है जो है ना, न्यूक्लियन के अंदर दो चीज़ें होती, एक तो प्रोटॉन है और एक क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि भाई मैं मान लो मास निकालूं सारे प्रोटॉन्स का, ठीक है, और जेड होते हैं प्रोटॉन, सारे न्यूट्रॉन्स का मास निकालूं, ए माइनस जेड हो जाएंगे न्यूट्रॉन्स, तो वो किसके मास के इक्वल आना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्ली, कैपिटल एम से डिनोट कर देता हूँ ना, मास ऑफ न्यूक्ली के इक्वल आना चाहिए, वो आना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, क्यों, क्योंकि न्यूक्ली बनाई दो चीज़ों से है, ठीक है। लेकिन क्या है, जो ये मास मेजर किए जाते हैं तो ये देखा गया है कि भाई जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, उनको अगर अपन मिला दें तो वो दोनों जो न्यूक्ली का मास है उससे ग्रेटर आते हैं। मतलब न्यूक्ली का जो मास है वो मेजर करने पर उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल मास के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्ली एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्ली, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना मासेस में, इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट, डेल्टा एम से इसको डिनोट करते हैं अपन। तो मास डिफेक्ट अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा कि भाई एक्चुअल जो मास है सारे प्रोटॉन्स का जेड एम पी, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक सिंगल प्रोटॉन का मास हो गया एम पी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड, सिंगल न्यूट्रॉन का मास हो गया एम एन, वो हमेशा ग्रेटर है किससे, मास ऑफ न्यूट्रॉन से। तो उसका जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, ठीक है। अब ये मास डिफेक्ट आया कहां से? इस मास डिफेक्ट के रीजन को पढ़ने से पहले हम एक बार बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कोई भी अपने पास न्यूक्ली है ना, बाइंडिंग एनर्जी मतलब बाइंड करने वाली एनर्जी, एनर्जी विच बाइंड्स, है ना, एनर्जी विच बाइंड्स। अब ये किसको बाइंड कर रही है, न्यूक्ली की बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब ये न्यूक्ली को बाइंड कर रही है। तो क्या होता है भाई कि अपन को पता है न्यूक्ली के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है ना। तो वो प्रोटॉन्स जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वही पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये पास पास जब अपन इन प्रोटॉन्स को इस न्यूक्ली के अंदर रख रहे हैं तो इसका मतलब ये इनकी नेचर तो नहीं है कि ये पास पास रह सके, उसके बाद भी न्यूक्ली के अंदर अपन इनको पास पास रख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई अपन कोई ना कोई एनर्जी ऐसी लगा रहे हैं, फोर्सेस पे ऐसा लगा रहे हैं जिससे ये क्या कर सके, ये अंदर स्टे कर सके, ठीक है। तो प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को अपन बाइंड करके रख रहे हैं, तो इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इस न्यूक्ली के अंदर बाइंड करके रखने के लिए जो एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, जिस एनर्जी से ये बाइंड है। अच्छा, वो एनर्जी जिससे बाइंड है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन बना के रख रही है वो एनर्जी। तो अगर मैं उतनी ही एनर्जी बाहर से उसको प्रोवाइड कर दूं तो ये न्यूक्ली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्ली ब्रेक हो जाएगा तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, जिस एनर्जी से बाइंड है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। इसका मतलब एक तरीके से अमाउंट में देखूं तो बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच आर इन द न्यूक्ली, है ना। जो न्यूक्ली के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनको कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी अपन देंगे वो एनर्जी क्या हो जाएगी, वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। तो एक्चुअली में जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, जिस एनर्जी से बाइंड हो रहा है अपना न्यूक्ली, वो एनर्जी आई कहाँ से, वो आई मास डिफेक्ट से। अभी अपन ने मास एनर्जी का रिलेशन पढ़ा, तो अपन ने क्या पढ़ा कि भाई E इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर, है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है ये इसीलिए जनरेट हो रहा है कि मान लो न्यूक्ली बना, न्यूक्ली फ्रेम हुआ, तो क्या हुआ कि भाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पास पास आए, तो उनको पास पास रखने के लिए वही फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा प्रोटॉन में। तो क्या होगा कि भाई पास पास रखने के लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड थी,
ठीक है, तो वो एनर्जी कहाँ से आई? तो वो एनर्जी यहाँ से आई कि भाई जो टोटल मास है ना, उस मास में से कुछ मास कन्वर्ट हुआ किसमें? एनर्जी में। इसीलिए न्यूक्लियस का मास क्या है? वो कम है टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास के सम से। तो वो कुछ मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। कन्वर्ट होने के बाद उस मास इफेक्ट से जो एनर्जी जनरेट हुई उसने न्यूक्लियस को बाइंड करके रखा, ठीक है, और उसी एनर्जी को अपन क्या बोल रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी ई बी से इसको डिनोट कर सकता हूँ, क्या हो जाएगी? डेल्टा एम सी स्क्वायर हो जाएगी, मास डिफेक्ट से जनरेट हुई है, ठीक है। अभी जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये बाइंडिंग एनर्जी सारे न्यूक्लियस के लिए हो सकती है, कंप्लीट न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने अपने पास न्यूक्लियॉन्स हैं उन सब की टोटल बाइंडिंग एनर्जी है ये, ठीक है। तो मैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी भी निकाल सकता हूं, और इसी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ के बेसिस पे हम लोग किसी भी सब्सटेंस की नेचर में स्टेबिलिटी को भी बता सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि भाई जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ग्रेटर होगी वो सब्सटेंस उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा ना भाई। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी अपन को बाहर से देनी पड़ेगी ना, और जितनी ज़्यादा एनर्जी अपन को बाहर से देनी पड़ेगी मतलब वो सब्सटेंस क्या है? उतना ज़्यादा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है नेचर के अंदर, ठीक है। देखो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की बात करूँ तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज व्हाट? अपन टोटल को दे रहे हैं वो बाइंडिंग एनर्जी दे रहे हैं, और जो सिंगल न्यूक्लियन की एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? वो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। तो सिंगल की कैसे निकालूंगा? ये टोटल की ई भी है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दूं, तो मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए, दिस विल बी व्हाट? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो अगर मैं इस एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ बनाऊं किसके साथ? मास नंबर के साथ, ठीक है। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ मास नंबर के साथ में बनाऊंगा, देखो एक ग्राफ आपको बोर्ड पे दिखेगा, ठीक है। ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का कर्व है। ये जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का कर्व अपन को दिख रहा है, इस एवरेज बाइंडिंग एनर्जी के कर्व के अंदर कुछ चीजें अपन को दिख रही हैं, कुछ फैक्ट अपन को दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहे हैं? देखो इस ग्राफ को अगर अपन देखें तो इस ग्राफ में सबसे पहले और सबसे नीचे क्या है? वो है 1H1, ठीक है। सबसे नीचे सबसे पहले कौन है? 1H1। इसका मतलब ये हो गया कि भाई 1H1 जो है ना उसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा कम है। अब सबसे ज़्यादा एनर्जी कम है, इसका मतलब ये क्या हो गया? मोस्ट अनस्टेबल न्यूक्लियस इस नेचर का हो गया, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी है, इसकी वजह से क्या है? लीस्ट स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखो ऊपर की तरफ जाते जाएं तो अपन एक चीज देख रहे हैं कि कुछ जगह अपन को पीक दिख रहा है 2 से 20 के बीच में दिख रहा है पीक, बार बार पीक आ रहे हैं ना। तो बार बार जो पीक आ रहे हैं वो पीक कहाँ कहाँ पे है? देखो 2He4 पे पीक है, 6C12 पे पीक है, 8 ऑक्सीजन 16 पे पीक है। अच्छा ये जो पीक है ना ये सडन पीक है, मतलब अपने अड़ोसी पड़ोसियों के कंपैरिजन में ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, हीलियम 4 इनकी जो एनर्जीज हैं वो क्या हैं? ज़्यादा है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जीज क्या हैं? ज़्यादा हैं अपने अड़ोसी पड़ोसियों से। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर है वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, हीलियम 4, 2He4 ये सब क्या है? अपने अड़ोसी पड़ोसियों के कंपेरिजन में क्या है? मोर स्टेबल हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि भाई ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ना 30 से 70 के बीच में, आप देखो 30 से 70 के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी का कर्व आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट क्या हो रहा है कि भाई कांस्टेंट कर्व है, कांस्टेंट कर्व है ना। अब वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट कर्व है मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बाइंडिंग एनर्जीज है ना वो ऑलमोस्ट 8 के आसपास, 8 से ऊपर या 8 के आसपास ही लाया कर रही हैं, ठीक है। तो ये इस कर्व पे 30 to 170 ऑलमोस्ट कि कर्व पे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट जो है ना वो इस नेचर के स्टेबल एलिमेंट कंसीडर किए जा सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनकी जो बाइंडिंग एनर्जीज है वो कैसी हैं? हाई हैं, ठीक है। अच्छा अपन ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ लेस देन 30 पे ग्राफ को देखें तो बाइंडिंग एनर्जी कम है,
मोर देन 170 को देखें तो वहां भी बाइंडिंग एनर्जीज कम है, ठीक है। तो 30 से नीचे वाले जो एलिमेंट हैं, अब देखो वो बाइंडिंग एनर्जी अगर अपनी इंक्रीज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, अगर वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करना चाहते हैं 30 से स्मॉल वाले, जैसे मान लो कि भाई 2 हीलियम है, ठीक है, अब उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी मान लो 2 हाइड्रोजन है, मैं ऐसे मान लेता हूँ ना, तो 2 He3 है मेरे पास। अब वो बाइंडिंग एनर्जी अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करें, दोनों मिल जाएं, दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा कि भाई जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो जस्ट डबल हो जाएगी, और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ते ही वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि भाई लेस देन 30 मास नंबर वाले जो अपने एलिमेंट्स हैं नेचर में, न्यूक्ली हैं जो अपने नेचर में, उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की फिनोमेना कहाँ मिलेगी, जो अपने ग्राफ में 30 से लेस वाले एलिमेंट अपन को दिख रहे हैं ना, उन एलिमेंट्स के अंदर, उन न्यूक्लियस के अंदर अपन को ये टेंडेंसी मिलेगी वो आपस में क्या करें, एक दूसरे के साथ फ्यूज करें, तो उनके अंदर अपन को क्या मिलेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि भाई अपन देख रहे हैं 170 के ऊपर, और जब अपन 170 के ऊपर देख रहे हैं तो वहां भी अपन को पता चल रहा है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। अब बाइंडिंग एनर्जी वहां पे भी जब रिड्यूस हो रही है तो देखो एलिमेंट तो वो भी स्टेबल रहना चाहते हैं, हर कोई स्टेबल रहना चाहता है नेचर के अंदर, ठीक है। अब अगर वो जो 170 से ऊपर वाले एलिमेंट हैं, न्यूक्ली हैं, वो स्टेबल रहना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे कि भाई वो 30 से, देखो हर किसी को स्टेबल रहना है तो वो 30 से 170 के बीच में आना चाहेगा, ठीक है। तो 30 से 170 के बीच में कैसे आएगा कि भाई 30 से नीचे वाले तो फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूज होने के बाद मास नंबर उनका इंक्रीज हो जाएगा, तो 30 से 170 के बीच में आ जाएंगे। अब 170 से जो ऊपर वाले हैं वो अगर मान लो 170 से अगर उनका कम हो जाए मास नंबर, तो वो अपने ग्राफ में वहाँ 30 से 170 के बीच में पहुंच जाएंगे, ठीक है, और वो क्या हो जाएंगे, मोर स्टेबल हो जाएंगे। तो वो कैसे पहुंचेंगे, मास नंबर रिड्यूस हो। अब मास नंबर रिड्यूस हो कैसे होगा, वो मास नंबर रिड्यूस तब होगा जब वो एलिमेंट क्या करेंगे, वो ब्रेक होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 170 से ग्रेटर मास नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी मिलती है कि वो स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहते हैं, वो ब्रेक होना चाहते हैं। तो ब्रेक होने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो 170 से ग्रेटर मास नंबर वाले न्यूक्ली हैं उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की टेंडेंसी मिलती है, ठीक है। तो ये अपना हो गया एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच में कर्व का डिस्क्रिप्शन। इसके थ्रू अपन क्या समझ सकते हैं, अपन किसी भी न्यूक्ली की स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, तो देखो अपन ने देखा कि भाई न्यूक्ली बन रहा है ना। अब न्यूक्ली जब बन रहा है तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स कलेक्ट हो रहे हैं, जिसमें से प्रोटॉन के बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। न्यूक्लियॉन्स के बीच में तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन पार्टिकल्स को अगर बाइंड करना है तो कोई एनर्जी अपन ने दी, एनर्जी से क्या लगेगा, कोई फोर्स लगना चाहिए जिससे आपस में क्या कर सके, एक जगह कलेक्ट होके रह सके। अब कलेक्ट होके रह सके इसका मतलब भाई रिपल्शन के अगेंस्ट फोर्स लगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है प्रोटॉन के बीच में, उसके अगेंस्ट कोई फोर्स लगे, वो फोर्स भी कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव नेचर का, उस फोर्स की वजह से ये क्या कर सके, एक जगह कलेक्ट होके रह सके। तो न्यूक्ली के अंदर ये जो फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रख रहा है, ठीक है, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, उस फोर्स को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। क्या है ये, इस नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना प्रोटॉन के बीच में, उससे कैसा है ये, 100 टाइम्स मोर पावरफुल है, ठीक है। अच्छा, ये जो अपना न्यूक्लियर फोर्स है ना, इस न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है, पर न्यूक्लियर फोर्स तो ये डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ चार्ज। भाई नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, उतना ही तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, बाइंड करके रखा है, उतना ही न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है, और उतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है। मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, सारे पार्टिकल सारे न्यूक्लियस के बीच में
इक्वली लगता है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो रेंज की बात करूं मैं तो न्यूक्ली के अंदर ही लगता है, न्यूक्ली के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी रेंज न्यूक्ली के साइज के इक्वल हो गई है ना, ऑलमोस्ट एटम के साइज के इक्वल हो गई है ना। न्यूक्ली के आसपास ही लगेगा तो ये 10⁻15 मीटर मतलब सिंगल फर्मी 1 फर्मी की रेंज इसकी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसकी आगे बात करूं तो देखो ये बहुत सारे फोर्स हैं जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ये नहीं करता, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। इसका अनयूजुअल बिहेवियर अपन को देखने को मिलता है। एक्चुअली में क्या है कि अपन क्या है 0.8 फर्मी से अगर ग्रेटर है डिस्टेंस, है ना, न्यूक्लियॉन्स का डिस्टेंस क्या है 0.8 फर्मी से ग्रेटर है, तो क्या करेगा ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस 0.8 फर्मी से ग्रेटर है डिस्टेंस, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और अगर ये डिस्टेंस 0.8 फर्मी से स्मॉलर है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियॉन्स आपस में दूर भी नहीं जा रहे और एक दूसरे से स्टिक भी नहीं कर रहे, चिपक भी नहीं रहे। ठीक है। तो दोनों काम मतलब एक तरीके से पोजीशन में मेंटेन करके रखना है ये। ठीक है। 0.8 फर्मी से ग्रेटर पे क्या होगा, अट्रैक्शन, 0.8 फर्मी से नीचे आगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है। नॉन सेंट्रल फोर्स है, सेंटर से नहीं लग रहा। ठीक है। अब इसका रीजन जो अपन पढ़ेंगे, जो युकावा थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इसका रीजन दिया गया है, तो वहाँ अपन को समझ में आएगा कि भाई ये सेंटर से नहीं लगता है, इसका जो सोर्स है वो सेंटर पे नहीं है। ठीक है। अब क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस, अगर मैं कर्व बनाऊं न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए, डिस्टेंस आ रही पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा देखो भाई कि नेचर अपन को पता है, बिल्कुल स्प्रिंग बॉल मॉडल की तरह है कि अगर 0.8 फर्मी है उससे ग्रेटर डिस्टेंस है तो फिर क्या लगेगा, अट्रैक्शन मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है। अट्रैक्शन जब लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, जब रिपल्शन लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, पॉजिटिव होती जाती है, इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे अपन 0.8 फर्मी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि भाई ये रिपल्शन इनके बीच में इफेक्टिव होता जाएगा, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। और जब अट्रैक्शन लगेगा तो क्या इंक्रीज होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है। 0.8 फर्मी से आगे तो क्या है, अट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, वो जो अट्रैक्शन है ना वो भी क्या होता है कि भाई जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। और जैसे ही आप 0.8 फर्मी पे आएंगे तो उसके बाद किस में कन्वर्ट होने लगेगा, रिपल्शन में, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस फॉर न्यूक्लियर फोर्सेज। अभी जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं इसका डिस्क्रिप्शन दिया है किसमें, युकावा थ्योरी में। अच्छा, अपने जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं उनको अपन युकावा थ्योरी की हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। युकावा ने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में युकावा थ्योरी दी थी, है ना। क्या कहती है देखो युकावा थ्योरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, और न्यूक्लियोस का भी डिस्क्रिप्शन युकावा ने दिया था। युकावा एक जापानीज फिजिसिस्ट है। ठीक है। 1936 में ये अपनी थ्योरी लेके आया था। इसने जो थ्योरी दी थी वो बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गई। इसने ये बोला था कि एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस अप्लाई होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस का जो रीजन है, न्यूक्लियर फोर्सेस का रीजन है एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। इसने बताया कि कुछ एक स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स हैं, उनका एक्सचेंज होता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, और वो जो स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स हैं उनको अपन बोलते हैं मेसॉन्स, और दे आर कॉल्ड पायोन्स। मेसॉन्स या पायोन्स एक ही बात है दोनों। ठीक है। ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स का आपस में एक्सचेंज कौन करते हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन करते हैं। इनकी वजह से हमेशा न्यूक्लियर फोर्सेस अप्लाई होते हैं। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स हैं मेसॉन्स और पायोन्स, ये बाद में जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट भी हो गए। इनका जो मास होता है वो 270 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये पार्टिकल्स अपने न्यूक्ली के अंदर ही होते हैं। ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली में 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है अपना न्यूट्रल पायमेसोन या पायोन, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है। पाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हो सकता है अपना
नेगेटिव पाई मेसोन, पाई नेगेटिव से डिनोट करते हैं, और एक होता है अपना पॉजिटिव पाई मेसोन, पाई प्लस से अपन इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, युकावा ये कहता है कि एक्चुअली में क्या होता है, जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं वो न्यूक्लियॉन्स का कोर एक जैसा है, आइडेंटिकल है। ऑल द न्यूक्लियॉन्स हैज आइडेंटिकल कोर, मतलब चाहे न्यूट्रॉन हो और चाहे प्रोटॉन हो, उन दोनों का कोर कैसा है, कोर एक जैसा है, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो सेम है, दोनों एक ही पार्टिकल हैं। ठीक है, फिर क्या डिफरेंट है, फिर डिफरेंट है उनको कवर करने वाले पल्सेटिंग क्लाउड। पल्सेटिंग क्लाउड क्या है, उसने बताया कि भाई ये जो न्यूक्लियॉन्स है ना, जैसे मान लो कि एक आइडेंटिकल कोर है, मतलब एक बॉल हो गई छोटी सी, है ना, जैसे अर्थ हो गई अपनी। ठीक है, तो अर्थ जैसी वैसा ही न्यूट्रॉन वैसा ही प्रोटॉन, लेकिन अर्थ को जैसे एनवायरनमेंट ने कवर कर रखा है, ठीक है, वैसे ही उन न्यूक्लियॉन्स को कवर कर रखा है पल्सेटिंग क्लाउड्स ने, है ना। क्लाउड्स हैं, काय के क्लाउड्स हैं, वो क्लाउड्स हैं मेसोन्स के या पायोन्स के क्लाउड्स, है ना। पल्सेटिंग क्यों, कंटिन्यूस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो कंटिन्यूस एक्सचेंज की वजह से उनको अपन क्या बोल रहे हैं, पल्सेटिंग क्लाउड्स बोल रहे हैं, किसके, पायोन्स के या मेसोन्स के। ठीक है, तो वो पल्सेटिंग क्लाउड्स के बेसिस पे अपन डिफरेंस करते हैं किसमें, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, ये जो पल्सेटिंग क्लाउड्स हैं, ये पल्सेटिंग क्लाउड्स ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बिहेवियर डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि कोई भी न्यूट्रॉन या कोई भी प्रोटॉन वो क्या कर सकता है कि जब इन पायोन्स का, ये तीनों जो मेरे पास हैं, इन पायोन्स का एक्सचेंज करता है, तभी वो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक जो न्यूट्रॉन, एक कोई भी न्यूट्रॉन जो शायद 2 सेकंड पहले न्यूट्रॉन था, है ना, वो 2 सेकंड के बाद प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूस एक्सचेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कोई प्रोटॉन है, ठीक है, और वो नेगेटिव पाई मेसोन ले ले, तो नेगेटिव पाई मेसोन ले लेगा तो वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा। मान लो मेरे पास कोई न्यूट्रॉन है, वो पॉजिटिव पाई मेसोन ले ले तो वो क्या बन जाएगा, प्रोटॉन बन जाएगा। मान लो कोई न्यूट्रॉन है, ठीक है, अब वो न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, वो न्यूट्रॉन नेगेटिव पाई मेसोन रिलीज कर दे, तो नेगेटिव पाई मेसोन रिलीज कर देगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रोटॉन है, मान लो वो पॉजिटिव पाई मेसोन रिलीज कर दे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये जो एक्सचेंज है किनका, पाई मेसोन्स का, यही डिसाइड करता है कि अपना जो न्यूक्लियन है वो न्यूट्रॉन होगा या फिर वो प्रोटॉन होगा। तो ये जो थ्योरी है, ठीक है, अब इस थ्योरी में क्या हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है, तो एक्सचेंज जब हो रहा है, जिन पार्टिकल्स के बीच में एक्सचेंज होगा, किनका, पायोन्स का और मेसोन्स का, उनके बीच में क्या लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। यही युकावा ने बताया कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस के लगने का रीजन है, ये क्या है, इन्हीं पाई मेसोन्स का एक्सचेंज है। ठीक है, दिस वॉज युकावा थ्योरी। अब अपन ने बाइंडिंग एनर्जी वाला जो कर्व पढ़ा, उस बाइंडिंग एनर्जी वाले कर्व में अपन ने ये पढ़ा कि भाई जो लेस देन 30 मास नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर तो आपस में फ्यूज होने की टेंडेंसी होती है, तो उनके अंदर तो मिलता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो मोर देन 170 मास नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो क्या होते हैं, वो ब्रेक होते हैं अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो उनमें न्यूक्लियर फिजन की टेंडेंसी मिलती है। तो अपन ये देखते हैं कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होते हैं। देखो अपन ने आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशनशिप पढ़ा है, ठीक है। आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशनशिप है, इसी के बेसिस पे अपनी न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के फिनोमेना डिपेंड कर रही है, ठीक है। देखो अपन को पता है, अपन ने वो मास एनर्जी रिलेशनशिप वाले कर्व में ये तो पढ़ लिया कि मोर देन 170 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो स्प्लिट होना चाहते हैं, ठीक है। स्प्लिट होना चाहते हैं, क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो स्प्लिटिंग की जो प्रोसेस है, इसी क्या बोल रहे हैं अपन, न्यूक्लियर फिजन बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, इस कंप्लीट प्रोसेस में जब ये न्यूक्लियर फिजन होगा तो कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो मास तो क्या होगा, मास में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, मास डिफेक्ट बोल रहे थे। उसी मास डिफेक्ट की वजह से क्या हो रहा था, वहाँ एनर्जी इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर, ये वहाँ जनरेट होगी, ठीक है।
अच्छा, एक्चुअली में इसका जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था 1939 में। किन्होंने किया? दो साइंटिस्ट थे, एक तो था ओटो हॉर्न और एक था स्ट्रॉसमैन। ओटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन करना क्या चाहते थे? ओटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने एक यूरेनियम का पीस लिया है ना, 92 यूरेनियम 235 है ना, डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम के, 238 235 है ना, तो उसमें से यूरेनियम 235 लिया। अब क्या है कि भाई देखो, न्यूक्लियर फिजन की ये फिनोमेना उससे पहले एग्जिस्टेंस मतलब ध्यान में नहीं थी, डिस्कवर नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा, स्ट्रॉसमैन और ओटो हॉर्न ने, कि एक्चुअली में क्या है कि जब आप इस पर कोई भी न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करवाओगे, ठीक है, इस पर कोई आपने न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करवाया तो क्या होना चाहिए? इस पर न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करवाने पे, मान लो 3 न्यूट्रॉन मैं इस पर बॉम्बार्ड करवाऊँ तो ये एक दूसरे आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाना चाहिए ना, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए इसको। भाई ये 3 न्यूट्रॉन मान लो इस पे जा रहे हैं तो इनको ये एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। एब्जॉर्ब करने के बाद इस किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? यूरेनियम 238 में। 3 न्यूट्रॉन अगर ये ले तो ठीक है, और साथ में क्या निकलनी चाहिए? कुछ एनर्जी निकल जानी चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट एक्सपेक्ट किया था ओटो हॉर्न ने और स्ट्रॉसमैन ने, लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की जगह ये जो यूरेनियम है ना, ये यूरेनियम 238 में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब इसने अपना मास नंबर इंक्रीज नहीं किया, उल्टा ये 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। किस किस में स्प्लिट हो गया? ये जो 92 यूरेनियम 235 था, इसके ऊपर जब न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड किया 0N1, ये इन्होंने बॉम्बार्ड किया तो 2 चीज़ें बनी, एक तो बना बेरियम और एक बना क्रिप्टॉन 56, बेरियम 141, ठीक है, और जो अपना क्रिप्टॉन होता है उसका चार्ज नंबर अपना 36, क्रिप्टॉन और 92, ये 2 ऑलमोस्ट सेम है ना, ऑलमोस्ट इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, मतलब एक तरीके से ऐसे मान लो कि हाफ एंड हाफ डिवाइड हो गया है ना अपना जो यूरेनियम था, ठीक है। इसके साथ में उसने देखा कि भाई 3 तो न्यूट्रॉन निकले, 0 3 तो यहाँ से निकले न्यूट्रॉन और साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली। ये एक्सपेरिमेंटली ये मिला उनको, एक्सपेक्ट क्या किया था? ये एक्सपेक्ट किया था। तो ये जो फिनोमेना उनको मिली ना, इस फिनोमेना में क्या हो रहा है? इस फिनोमेना के अंदर आप देखो कि भाई जो 2 एलिमेंट स्प्लिट होने के बाद मिले हैं ना, वो कहाँ लाए करते हैं? 141 92, मतलब उस ग्राफ में वहाँ लाए करते हैं जहाँ स्टेबल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यूरेनियम ने न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट के बाद अपने को मोर स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब यूरेनियम जो है ना, वो मास नंबर उसका ग्रेटर देन 170 है, वो अपन ने देखा उस ग्राफ के अंदर। तो मोर स्टेबल करने के लिए स्प्लिट होने की टेंडेंसी इसमें उनको मिली। तो स्प्लिट होने की जो टेंडेंसी उनको मिली ना, इस टेंडेंसी को, इस एक्सपेरिमेंट को तो उन्होंने कर लिया, लेकिन इसको न्यूक्लियर फिजन नाम दिया बाद में 2 और साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था मेटनर और फ्रिश। एक्सपेरिमेंट किया ऑटो और स्ट्रॉसमैन ने, एक्सपेरिमेंट हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स में उनको ब्रेक हो गए, ये मिल गए एलिमेंट्स। तो इसको प्रोसेस को बाद में मेटनर और फ्रिश ने न्यूक्लियर फिजन नाम दिया। तो यहाँ से जो अपनी न्यूक्लियर फिजन फिनोमेना है ना, वो इस एक्सपेरिमेंट से एग्जिस्टेंस में आ गई। अब देखो, ये जो न्यूक्लियर फिजन की फिनोमेना है, इस फिनोमेना में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि भाई जो न्यूक्ली है वो क्या हो रहा है? वो ब्रेक हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। स्प्लिट होने के बाद वहाँ से क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है, ठीक है। न्यूट्रॉन निकले और एनर्जी निकली। ऐसी ही एनर्जी रिलीज करने वाली एक और फिनोमेना अपन ने 11th क्लास में पढ़ी है ना, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है, पहले 12th के सिलेबस में भी थी, अभी निकाल दी है, ठीक है, क्योंकि 11th में आपने केमिस्ट्री में इसको पढ़ लिया है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि वहीं जैसे अपन ने जो लेस स्टेबल एलिमेंट्स हैं मोर देन 170 वाले, उन न्यूक्लियस के अंदर ये टेंडेंसी मिलती है कि वो स्पेसिफिक टाइप के रेडिएशन अपने अंदर से इमिट करते हैं, है ना। वो रेडिएशन अल्फा रेडिएशन हो सकता था, बीटा हो सकता था, गामा हो सकता था, पढ़ा है ना अपन ने ऐसा। अल्फा बीटा गामा वहाँ से क्या होते हैं? निकलते हैं, ठीक है। अब वो प्रोसेस में भी वो रेडिएशन निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है। इस प्रोसेस में भी न्यूक्लियर फिजन की फिनोमेना में रेडिएशन निकलता है, एनर्जी निकलती है। तो अपनी जो फिनोमेना है न्यूक्लियर फिजन की, वो रेडियो एक्टिविटी से डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट किन मीन्स में है?
देखो रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना जो है ना वो सेल्फ स्पॉन्टेनियस फिनोमेना थी, ऐसा अपन ने पढ़ा था ना। मतलब रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना अपने आप होती है, अपन नहीं करवाते, है ना। अपन ने मान लो रेडियो एक्टिविटी जैसे हो रही थी रेडियम के अंदर, ठीक है, तो रेडियम के अंदर से अल्फा बीटा या गामा का डिके होगा तो वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उसको अपन रख देंगे, है ना। मिला था ना लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा होगा फोटोग्राफिक प्लेट्स पर उसकी एनर्जी के अपन को वो मिले थे, है ना, प्रूफ मिले थे। तो उसको आप कहीं भी रख देंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, तो वो अपने आप क्या करता रहेगा, अल्फा बीटा गामा का डिके करता रहेगा, है ना। मतलब सेल्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जबकि अपनी जो न्यूक्लियर फिजन है वो कैसी प्रोसेस है, उसको इनिशिएट करवाना पड़ता है। कब हुई, तब हुई जब आपने किसको बॉम्बार्ड करवाया, न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करवाया। मतलब सेल्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, जब आप करवाएंगे तभी होगी, ठीक है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी के अंदर अल्फा बीटा गामा निकले, एनर्जी जो निकली वो कैसी थी, स्मॉल एनर्जी थी। अपने लास्ट ईयर अल्फा बीटा गामा की एनर्जी डिफरेंस पढ़े थे ना अपने लास्ट ईयर, 2, 3 ऐसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकलती है अल्फा बीटा गामा के साथ। यहाँ कितनी एनर्जी निकली, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ही रिएक्शन में, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई, ठीक है। अच्छा, अपनी जो रेडियो एक्टिविटी थी, रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस में जो मास में और चार्ज नंबर में चेंज होता था, कैसे होता था कि मान लो अल्फा निकला, अल्फा मतलब 2He4 निकला, तो चार्ज नंबर कितना चेंज हुआ, 2, मास नंबर कितना चेंज हुआ, 4। तो जो चेंज हुआ चार्ज नंबर में मास नंबर वो कैसा हुआ, स्मॉल हुआ। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में डायरेक्ट 92 यूरेनियम 235 से सीधा क्या मिला, एक तो 56 और एक 32, कितना चेंज हुआ, ऑलमोस्ट एक लार्ज चेंज, ऑलमोस्ट 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स में क्या हो गया, ये स्प्लिट हो गया। इसका मतलब न्यूक्लियर फिजन की फिनोमेना में जो चेंज होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। अच्छा, ये प्रोसेस तो सेल्फ स्पॉन्टेनियस है, सेल्फ स्पॉन्टेनियस है। अपन ने ये भी पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी किसी भी फिजिकल कंडीशन से जो है वो इफेक्ट नहीं होती, है ना। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, रखा होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अल्फा बीटा गामा अगर उसके अंदर से डिके हो रहे, निकल रहे तो वो निकलते रहेंगे, है ना। कोई फिजिकल कंडीशन से चेंज नहीं होंगे। तो आप तो करवा नहीं रहे, अपने आप निकलते हैं, तो आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। मतलब रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना कैसी है, नॉन कंट्रोलेबल है, ठीक है। यहां तो ये तो करवानी पड़ती है। कब करवाएंगे, जब आप किसको बॉम्बार्ड करवाएंगे, न्यूट्रॉन को। नहीं करवाओगे नहीं होगी, कम करवाओगे कम होगी। तो इसका मतलब ये फिनोमेना कैसी फिनोमेना है, कंट्रोलेबल फिनोमेना है। तो इस तरह अपनी जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना वो काफ़ी सारे मीन्स में रेडियो एक्टिविटी से क्या है, डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट फिनोमेनाज है। रेडियो एक्टिविटी सेल्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन करवाई जाती है, खुद नहीं होती है, ठीक है। अब देखो इस न्यूक्लियर फ्यूजन की फिनोमेना में एक चीज़ मुझे मिल रही है। देखो मेरे पास यूरेनियम था, ठीक है, ये यूरेनियम था मेरे पास। इस यूरेनियम के ऊपर मैंने क्या किया, ये न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करवा दिया, ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया ना, टूट गया, ठीक है। ब्रेक हुआ तो साथ में क्या निकला, ये एक न्यूट्रॉन, एक 2 न्यूट्रॉन और ये 3rd न्यूट्रॉन निकले, 1, 2 and 3 न्यूट्रॉन्स, है ना। इधर साथ में ये जब ब्रेक हो गया तो ब्रेक होने के बाद यहाँ से क्या निकला, एक तो ये बेरियम और यहाँ से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब 3 न्यूट्रॉन निकले। अब ये तो एक सिंगल आइटम हो गया यूरेनियम का, एक ही थोड़ी होगा, कोई स्पेसिफिक मास अपन लेंगे, सैंपल लेंगे, उसके साथ उसके अंदर बहुत सारे आइटम होंगे। आगे जो आइटम होगा उस आइटम के ऊपर ये इधर से निकला हुआ न्यूट्रॉन जाके हिट करेगा, दूसरे आइटम पे, सेकंड वाले आइटम पे सेकंड वाला न्यूट्रॉन जाके हिट करेगा, थर्ड वाले पे क्या करेगा, थर्ड वाला जाके हिट करेगा, वो भी ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। वो भी ब्रेक हो जाएंगे तो वो वापस 1, 2, 3, 1, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज कर देंगे। यहां से क्रिप्टॉन, बेरियम, क्रिप्टॉन, बेरियम, क्रिप्टॉन, बेरियम। अच्छा एक चीज और है, ये फिक्स नहीं है कि क्रिप्टॉन और बेरियम ही निकलेगा,
2 ऑलमोस्ट इक्वल फ्रेगमेंट्स में जब ब्रेक होगा तो ये कंपलसरी नहीं है क्रिप्टॉन और बेरियम में ही ब्रेक होगा। ऐसे ऑलमोस्ट 100 कॉम्बिनेशन मिले थे साइंटिस्ट को, है ना। वो 100 कॉम्बिनेशन हर बार मतलब डिफरेंट हर बार क्रिप्टॉन और बेरियम की गारंटी नहीं है, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। बस ऑलमोस्ट इक्वल फ्रेगमेंट्स में क्या होंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हर बार बेरियम और क्रिप्टॉन ही अपन को मिले, किसी में भी ब्रेक हो सकता है वो। साथ में क्या निकला यहाँ से कि न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन। अब क्या होगा भाई, आगे और होंगे ना, आगे और होंगे, तो ये फिर वापस यूरेनियम को हिट करेगा जाके आगे, ये ठीक है, वापस यूरेनियम को हिट करेंगे जाके एटम्स को, वहां से फिर वापस वही वापस क्या निकल जाएंगे, वही 3 न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हो गया, देखो आपने दिया एक सिंगल न्यूट्रॉन, 1 2 3, 3 2 9, 9 टू नेक्स्ट टाइम 27। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आप अगर इस प्रोसेस को एक बार स्टार्ट करवा दो, रिएक्शन को एक बार स्टार्ट करवा दो एक न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करवा के, तो फिर ये रिएक्शन मल्टीपल फॉर्म में क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। अभी 27 से फिर भी आगे जाके नंबर ऑफ आइटम्स के साथ इंक्रीज होती जाएगी, और जब नंबर ऑफ आइटम्स के साथ इंक्रीज होती जाएगी तो एक लेवल ऐसा आएगा कि बहुत सारी रिएक्शंस एक साथ होंगी, हर रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है, यहाँ 27 टाइम्स मोर एनर्जी निकलेगी जब रिएक्शन यहाँ पहुँच जाएगी, है ना। 3 4 5 स्टेप्स के बाद क्या होगा, अपन को मिलियंस ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, और क्या होगा, एकदम से न्यूक्लियर ब्लास्ट, ठीक है। तो क्या होगा कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन अपन करवाते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हर बार जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाती है वैसे वैसे मल्टीपल फॉर्म में बढ़ती जाती है, और अपन को एक चेन ऑफ रिएक्शंस मिल जाती है। इसीलिए इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या है कि जब भी अपन न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करने पर एक बार स्टार्टिंग के बाद अपन को रिएक्शंस की चेन मिलेगी, विच विल बी कॉल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। 2 टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है कंट्रोलेबल या फिर कंट्रोल्ड, एक हो सकती है अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल चेन रिएक्शन मतलब अपन ने जो रिएक्शन है ना उसमें ये जो चेन्स बन रही हैं, ये जो मल्टीपल फॉर्म में रिएक्शंस बढ़ती जा रही हैं, इनको अपन ने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, रिड्यूस कर लिया, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी रखा, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे कंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में यूज आती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में अपन ने एटॉमिक पावर प्लांट पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो वहाँ जो रिएक्शन यूज होती है वो कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में हम कुछ नहीं करते, बस रिएक्शन को करवा के छोड़ देते हैं, फिर जितना लास्ट एटम बचेगा तब तक अपनी रिएक्शन होती रहेगी और मल्टीपल फॉर्म में रिएक्शन बढ़ती जाएगी। अपना कोई कंट्रोल उस रिएक्शन के ऊपर नहीं होगा, अनकंट्रोल्ड होगी, और जो एनर्जी का अमाउंट होगा वो भी कैसा होगा, अनकंट्रोल्ड होगा। ये जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है ये तब करवाई जाती है जब अपन को एटॉमिक ब्लास्ट करवाना होता है। एटॉम बॉम्ब जब चलता है तो उसके अंदर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, ठीक है। अब क्या है कि जब ये चेन रिएक्शन आप करवाते हैं ना तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत स्विफ्टली हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ सॉल्यूशन अपन को देने पड़ते हैं जिनसे चेन रिएक्शन कंटिन्यूस चलती रहे, तो उनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।